हेलो गाइस, सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12वीं का व्यवसायिक अर्थशास्त्र। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुमको पता होगा एक यूट्यूबर एक वीडियो कैसे बनाता है दोस्तों, कितनी परेशानी से गुजरना पड़ता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो आप तो सिर्फ दोस्तों उंगली से करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करना और बेल आइकन को प्रेस करना है, और वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि जो भी 12वीं के स्टूडेंट हैं उनमें शेयर कीजिए, उनको समझ में आएगा क्या होता है। और वैसे हम यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, उसमें हमारा इकोनॉमी भी आता है, तो इसलिए मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा हूँ। हिस्टोरी भी, बायोलॉजी भी आता है, सब कुछ आता है दोस्तों। सब पूरे मतलब जो भी 12वीं तक होता है ना दोस्तों, वो सब हमको आता है। मैथ्स भी आता है दोस्तों, पर मैथ्स टाइम नहीं मिलता है, नहीं तो 10वीं का मैथ्स पढ़ा सकते, 11वीं का 12वीं का नहीं पढ़ा सकते मैथ्स। 10वीं तक मैथ्स पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं विदेशी विनिमय दर, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या होगा दोस्तों, तुमको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। इसको बोलते दोस्तों यूएस अमेरिका, इसको बोलते हैं अमेरिका, इसको बोलते हैं इंडिया। क्या हो रहा दोस्तों, ये फॉरेन एक्सचेंज विनिमय दर मतलब दोस्तों कोई भी वस्तु सेवा खरीद रहे हैं हम, मान लो ये वस्तु दे रहे हैं या सेवा खरीद रहे हैं। एक वस्तु है अमेरिका की, तो क्या होगा दोस्तों, कोई भी वस्तु सेवा है, उसका मूल्य चुकाने के लिए ये इंडिया वाले इस वस्तु को खरीदना चाहते हैं। तो दोस्तों, तो हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे रुपए है। मान लो यहाँ पे 73 है। $1 का मतलब ये बोलेगा $5 दो मुझे, और पैसे है, पैसों को हमको डॉलर में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा दोस्तों। इसी को विनिमय दर कहते हैं दोस्तों। एक दर मतलब निश्चित की जाती है वहाँ पे, किस हिसाब से हमारा रेट 1 पाउंड, मान लो आप पाउंड ले लेते हैं, 1 पाउंड बराबर 50 रुपये, 50 रुपये बराबर 1 पाउंड, पाउंड 1 पाउंड। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा के अंतिम भुगतान के रूप में विनिमय दर की आवश्यकता होती है दोस्तों। आज जबकि विभिन्न देश में स्वतंत्र अप्रत्यक्ष कागजी मुद्रा प्रचलन में है, जो भी देश दोस्तों स्वतंत्र है वहाँ पे कागजी मुद्रा प्रचलन में, मालूम है कागजी मुद्रा चलती है दोस्तों। ऐसे देश में एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की वस्तु सेवाओं के खरीदने प्रयोग में नहीं लाया जा सकता दोस्तों। हम रुपये का यूज हम अमेरिका में नहीं कर सकते, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये रेट है दोस्तों, विनिमय दर कहलाती है, इसी को कहलाती है विनिमय दर। डॉलर में हम देंगे दोस्तों, उसको पैसों में चेंज कर देंगे, तो दोस्तों डॉलर खरीद लेंगे, तो हम खरीदेंगे। तो विनिमय दर पाउंड से हिसाब से, पाउंड के हिसाब से हम खरीदेंगे। $1 बराबर 73 रुपये है शायद, $1 बराबर 73 रुपये। हमें $5 का सामान है दोस्तों, तो हमें 73 जोड़ो 5 बार, 5 का गुना कर दो, 73 में कितना पैसा आता है, उस हिसाब से हमें उतने मतलब डॉलर खरीदना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें देना पड़ेगा पैसा। तो दोस्तों क्या बोल रहा था, खरीद में प्रयोग नहीं ला सकते, अतः एक देश की मुद्रा के मूल्य का दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य में जानकारी होना अति आवश्यक होता है, इसी को विनिमय दर कहते हैं। वही दोस्तों समझ, मतलब इजी भाषा में देखा है, बता दिया मुझे, और सॉरी मैं मुझे बोल रहा, मैं आपको बताया इजी भाषा में, सरल तरीके से। क्या बोला मैंने, 1 पाउंड बराबर 50 रुपये बोलते हैं पाउंड में,
$1 बराबर $1 बराबर, डॉलर को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है ऐसा। 73 रुपये है दोस्तों $1। यहाँ से मुझे सामान खरीदना है, ये मान लो $5 का है, तो इसको 5 से गुना करो, कितने पैसे आते हैं दोस्तों? 5 या 15, हासिल का 1, 7 अपने 35, 35 और 1 36, $375 में मुझे मतलब ये बोलेगा $5 का है, तो मुझे पैसे कितना देना पड़ेगा? इतने पैसे देने पड़े डॉलर खरीदने के लिए, डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, तब जाके मुझे इस वस्तु को खरीद पाऊंगा, डॉलर देना पड़ेगा मुझे। तो एक रेट फिक्स कर दी जाती है दोस्तों, उसको बोलते हैं विनिमय दर। इसी को विनिमय दर कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे परिभाषा मैंने लिखी है, दो देशों की मुद्रा इकाई के बीच में विदेशी विनिमय दर एक देश की वह मात्रा होती है जिसके द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई को क्रय किया जा सकता है। वही बोल रहा दोस्तों, तो इसलिए मैं सीधी तरीके से बता दिया। ये अमेरिका का है एक डस्टर, और ये इंडिया का एक सॉरी, मान लो चलो ये कुछ भी हो, मान लो 2 देश है, एक अमेरिका का है डस्टर और ये इंडिया का एक मार्कर है। इंडिया वाले इस डस्टर को खरीदना चाहते हैं, पर इंडिया वाले के पास पैसे रुपए, और अमेरिका वालों को चाहिए डॉलर। $1 ये $2 का दे रहा है, $5 का दे रहा है ये डस्टर। इंडिया वाले पैसे कितने लग रहे हैं इनको? 365 रुपये लग रहे हैं। तो डॉलर को खरीदेंगे वो रेट होगी $1 का इतना रुपया है, तो इस हिसाब से आप पैसे दे दो, डॉलर बना दो, तुम खरीदो। तो ये दे देगा अमेरिका वाला। अब अमेरिका वाला इसको खरीदना चाहता है, तो बोलेगा ये 365 रुपये का है, यहाँ 73 रुपये का है ये, तो भाई तुम मुझे 73 रुपये दो, तो वो $1 देगा अपन को। वो 73 मतलब $1 वाला 73 रुपये हो जाते हैं, तो इस हिसाब से वो खरीद लेगा। बीच में जो लेन देन का एक मतलब चेंज करने वाला काम है, उसी को बोलते हैं दोस्तों विदेशी विनिमय दर। विदेशी का मतलब दोस्तों अपने भारत में खरीदने वाले नहीं, भारत से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन जैसे बाहर के देश, उनके लिए लाया गया है विदेशी विनिमय दर। तो समझ में आ गया होगा विदेशी विनिमय दर क्या होता है। इसको बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। इसी को बोलते हैं विदेशी विनिमय दर। और विदेशी विनिमय दर को निर्धारित करने वाले कौन निर्धारित करता, कौन निकलता, क्यों आवश्यकता है? भाई मुझे खरीदना है, मांग है मेरी, मांग के लिए और पूर्ति के लिए, विदेशी विनिमय की मांग के लिए निर्धारक। तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ओरिजिन एक्सचेंज रेट, इसको बोलते निर्धारक। कौन? विदेशी विनिमय मांग। विदेशी विनिमय मांग ये निर्धारित करती है दोस्तों हमें। मतलब मैं अमेरिका से कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ दोस्तों, उसकी कीमत होना चाहिए दोस्तों 50,000 रुपये। अब 50,000 रुपये में दे नहीं सकता वहाँ पे जाके, उनको बोलता कि 50,000 रुपये दो, वो बोलेगा कि तुम्हारे यहाँ तो रुपये चलते, हमारे यहाँ डॉलर चलते। डॉलर दो भाई, हमको डॉलर दो तभी खरीद पाओगे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हारे रुपये नहीं चाहिए, मुझे डॉलर चाहिए, डॉलर दो। तो दोस्तों एक डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे, पैसे का एक्सचेंज होता है, बैंक होता है जैसे, तो वहाँ पे पैसे को बदला जाता है, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा, जो रेट होगी कन्वर्ट करने की उस हिसाब से, तो उस हिसाब से कन्वर्ट करके फिर वो कंप्यूटर खरीद सकते हैं डॉलर देख के। तो दोस्तों पहले वहाँ अमेरिका जाएंगे, तो अमेरिका में हमें रुपये को चेंज करवाना पड़ेगा, जिस हिसाब से डॉलर की कीमत क्या है रुपये में पड़ रही है, उस हिसाब से चेंज करवा के फिर मैं कंप्यूटर को ख़रीदूँगा।
तो मांग मुझे मतलब समझ में आ गया कि क्या है मांग। इसको बोलते मांग। एक व्यक्ति दूसरे देश में अपनी पूंजी लगाना चाहते हैं तब भी उसको डॉलर में रुपये को चेंज करवा के लगा सकता है, और उसको भुगतान करना हो तो भी मांग मतलब ये आवश्यक होता है डॉलर की मांग। तो इसको बोलते हैं मांग। विदेशी विनिमय की मांग उन लोगों द्वारा की जाती है विदेशों में से वस्तु सेवा का आयात करते हैं तथा विदेश में अपनी पूंजी को विनियोजित करना चाहते हैं। मतलब बोल रहा मैं कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ या कुछ पैसे लगाना चाहता हूँ अमेरिका में, तो मुझे डॉलर की आवश्यकता है। तो मांग के लिए। फिर पूर्ति के लिए विदेशी विनिमय पूर्ति। ये फर्स्ट पॉइंट था। निर्धारक मतलब तत्व ये है विदेशी। दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी मालूम है क्योंकि यहाँ सही ढंग से चल नहीं रही है। विदेशी विनिमय। तो विदेशी विनिमय पूर्ति। विदेशी विनिमय पूर्ति उन लोगों द्वारा की जाती है जो विदेशों में अपनी वस्तु सेवा का निर्यात करते हैं अथवा पूंजी को आयात करते हैं। तो दोस्तों मुझे क्या चाहिए, अमेरिका में मैं कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ, बाइक खरीदना चाहता हूँ, और इनको खरीदने के लिए मुझे डॉलर की आवश्यकता है, और यहीं पे बेचना है, मुझे बेचना भी, तो मुझे चाहिए डॉलर, रुपए नहीं चाहिए। तो पूर्ति के लिए भी हो रहा है। तो सिंपल सा लिखना यार फंडा, ज़्यादा लिख के भी क्या करोगे तुम कॉपी में। 2 वर्ड को 1000 वर्ड में बना के लिखना ये अच्छी बात नहीं होती है। समझदारी से जो भी वाक्य आ रहे हैं उसको फ्लो चार्ट में लिख दो, या तो उस छोटे में आराम से शॉर्टकट में लिख दो, हो जाता है। पर कुछ टीचर ऐसे होते कि जो बोलते कि कॉपी भरो जब नंबर मिलेंगे, पर ऐसा ही नहीं होता है। लिखना तो अच्छी बात है पर पूरा बेकार नहीं लिखना, वही वर्ड बार बार, ये बेकार काम है। तो जो बात है उतनी पूछ रहे हैं तो उतना ही जवाब देना चाहिए, जो आ रहा है उसका उतना, न कि पूरी कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं। तो ऐसा होता है। तो ये हो गए निधारक। ये निधारक मतलब निधारक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कौन निकलता है, कौन निकल रहा है, ये मतलब ये आवश्यकता कौन करवा रहा है हमसे, वही उसी को बोलते हैं निधारक। तीसरा है दोस्तों विदेशी विनिमय साम्य। विदेशी विनिमय की साम्य दर। विदेशी विनिमय की साम्य दर मांग एवं पूर्ति अनुसूची दी होने पर विनिमय की साम्य दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पर विदेशी विनिमय का मांग वक्र या पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो विदेशी विनिमय की साम्य दर होगी। इस दर पर विदेशी विनिमय की मांग पूर्ति आपस के बराबर है, तो विदेशी विनिमय बाजार में असंतुलन पैदा हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी विनिमय की अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त पूर्ति होगी। इसलिए ये एक विदेशी विनिमय साम्य दर, ये 3 निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जो भी अर्थशास्त्री है उसने मतलब एक्सचेंज करने के सिद्धांत दिए हैं। तो विदेशी विनिमय दर निर्धारण के सिद्धांत कौन कौन मतलब निकलता है उसको मतलब कौन कौन निकलता है, तो उसका सिद्धांत दिए है अर्थशास्त्री ने। उन सिद्धांतों में बताता हूँ। पहला है टकसाल का समता सिद्धांत। टकसाल ये है ना दोस्तों, ये स्वर्ण पर आधारित है, स्वर्णमान पर आधारित है। मतलब जो भी उस देश में जो भी मतलब मुद्रा होगी वो सोने से बनी होगी। सोना मतलब स्वर्ण से बनी होगी। तो स्वर्ण
पूरी परिवर्तनशील, तो पूरा परिवर्तनशील होता है, कभी नहीं भी होता है। तो मुद्रा इकाई का मूल्य निर्धारण भार के सोने से परिभाषित करेंगे। तो वो सोना होगा, उस मतलब वो रुपया होगा सोने का। तो उसके मतलब हम क्या करेंगे, टक्सल का समता सिद्धांत बोलता है स्वर्णमान पर आधारित है। जिस देश की मुद्रा सोने से बनी है, उस देश की जो मुद्रा है उसका कीमत हम उसके भार से लगाएंगे, न कि वहाँ पे लिखा होगा इतने है तो उतना, तो भार से लगाएंगे। तो उसके हिसाब से हम क्रय खरीद करेंगे, जो भी बेचना है विनिमय दर करेंगे, उसके हिसाब से एक देश दूसरे देश से जो भी खरीद रहा है उसका भुगतान करेंगे, विनिमय करेंगे। मतलब एक दूसरे को दूसरे देश दे रहे हैं तो भार का हिसाब से देंगे, न कि उस रुपये के हिसाब से देंगे। तो ये टक्सल का समता सिद्धांत बोलता है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुमको इजी तरह से, शॉर्टकट भी बताता हूँ, ज़्यादा भाषा नहीं देता हूँ, तुमको अच्छे समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में, सरल तरीके से। और दूसरा है दोस्तों क्रय शक्ति का क्षमता। जब दो देशों में अप्रचलित जो भी परिवर्तन नहीं हो रही कागजी मुद्रा वो चल रही है दोस्तों, तो उद्देश्य उनको क्या करना पड़ेगा, विदेशी दर उन देशों की मुद्रा इकाई की क्रय शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। उस देश की जो मुद्रा क्रय शक्ति है ना दोस्तों, उसकी इकाई होगी, उसी हिसाब से हम उसको पैसे देंगे और खरीदेंगे जो भी वस्तु है, मतलब एक्सचेंज करेंगे। उस देश की मुद्रा की इकाई से पता चलेगी कि इस मुद्रा की इकाई क्या है, क्या मूल्य है, उस हिसाब से हम खरीदेंगे। फिर वस्तु सेवा का जो भी है मात्रा, सेवा की जो भी मात्रा है उसका हम भुगतान करेंगे दोस्तों, खरीदेंगे या उसके पैसे चुकाएंगे। फिर है भुगतान संतुलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण के समान ही विदेशी विनिमय की मांग या पूर्ति अतः अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन की स्थिति द्वारा होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विदेशी विनिमय मांग भुगतान संतुलन में देयता के कारण उत्पन्न होती है। इन देयता के वस्तु सेवा के आयात, विदेशों का ऋण, विदेशी में किए जाने वाले विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट आदि शामिल होते हैं। विदेशी विनिमय की पूर्ति प्राप्ति जमा के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात प्राप्ति में विदेश में जो वस्तु सेवा का निर्यात या विदेशी ऋण या जो भी किया जाता है वो शामिल किया जाता है। इसलिए भुगतान संतुलन का सिद्धांत यह बताता है दोस्तों हमारे विनिमय दर में दो ऐसी दर आई है जो कि अलग अलग है, उनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। क्या है वो दर, स्थिर विनिमय दर, पहला स्थिर, दूसरी है तैरती या लोचदार। स्थिर का मतलब दोस्तों जो हमारा सोना था, पहले रुपये नहीं चलते थे दोस्तों, सोने वोने सिक्के के चलते थे, उनकी दर जो भी हमारा सोना था, सोने के टाइम पे जो भी सोना चल रहा था उस टाइम पे हमारी स्थिर दर, विनिमय की दर एक ही रहती थी, चेंज नहीं होती थी। चेंज नॉट चेंज, इंग्लिश में लिख देता नॉट चेंज। और ये अभी तैरती या लोचदार दर चेंज। विनिमय की दर पहले चेंज नहीं होती थी इसलिए स्थिर बोलते थे, एक ही दर रखते थे। पर अब तैरते या लोचदार, अब सोना का जो भी सोना का समय चला मतलब चल गया, मतलब सोने का जो समय पहले था वो ख़त्म हो गया। अब प्रेजेंट टाइम में जो भी चल रही है दोस्तों, जो भी मुद्रा चल रही उसकी मुद्रा की विनिमय दर चेंज है दोस्तों, मतलब बदलती रहती है दोस्तों। जैसे डॉलर का मूल्य है रुपये में बोले तो 73 रुपये है, वैसे पौंड का अलग अलग हिसाब से है, तो वो दर स्थिर नहीं अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं लोचदार या तैरती। आप दोस्तों क्वेश्चन उठता है कि भाई ये दर है तो इसके गुण बताओ, गुण लिखते इसके गुण, तो हम गुण लिखते किसके, स्थिर विनिमय दर, इसको बोलते दर, इसको भी बोला जाता दर। स्थिर विनिमय दर फिक्स, शॉर्टकट में लिख लो, अनफिक्स रेट। इसके गुण अगर स्थिर है तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। तो गुण है दोस्तों अगला, पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। फिर पूंजी निर्माण, पूंजी का निर्माण भी आराम से कर लेंगे, क्योंकि एक ही हिसाब से तो हो रहा है सब कुछ, पूंजी निर्माण हो जाएगा। ये गुण, विनिमय व्यवस्था भी आराम से हो जाएगी, विनिमय व्यवस्था सुविधा। सोने का जो भी भाव से चल रहा है वही तो रहने वाला है। उधर से बेचेंगे बेचते वही भाव रहेगा, इधर से बेचेंगे तो वही भाव रहेगा। पूंजी निर्माण में वही रहेगा, बेचेंगे पूंजी निर्माण का वो हमें नफा ही मिलेगा, नुकसान तो होगा ही नहीं ऐसा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा होगा क्योंकि सोने से चल रहा है दोस्तों पे। तो पहले सोना अच्छा चल रहा था, सभी के पास सोना था, उसी हिसाब से जो चांदी हो गए तो वो सोने के बराबर करेंगे और देंगे, सोना खरीद लेंगे चांदी के हिसाब से, सोने के हिसाब से वो चांदी मतलब सोने को खरीद लेंगे। तो वो चलता था। तो ये तीसरा हो गया अपना, सॉरी तीसरा नहीं है, पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन लिखा हुआ दोस्तों। निर्यात, यूजफुल यानी उपयोगी होता है दोस्तों, उपयोगी लिख लेना, उपयोगी यूज लिखा मैंने, उपयोगी। तो ये हुआ अपना गुण, स्थिर। अब हम देख लेते दोस्तों, हम अभी मतलब मैं टॉपिक वाइज डिस्कस कर देता हूँ। अब स्थिर विनिमय दर के दोष क्या हुए, गुण तो बता दिए। दोष तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था, स्थिर विनिमय दर को बनाए रखना तभी संभव होता है जब अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में रखना पड़ता है। जैसे सरकार में मुद्रा की मात्रा का अनुसार निगम करे, विदेशी विनिमय चाहे जितनी मात्रा में क्रय विक्रय संभव हो, विनियम का नियंत्रण का पालन करना ही होता है। तो ऐसा करना असंभव होता है, विनिमय दर में परिवर्तन करना होगा। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था रहती थी दोस्तों, क्योंकि जब सरकार जिस हिसाब से वो पैसे को मतलब डालती है, मतलब उस हिसाब से हमें चलना भी पड़ता है। तो ये सब कुछ रखना संभव नहीं होता था अर्थव्यवस्था को चलाने में। तो ये लिख लेना। आर्थिक विकास में प्रतिकूल प्रभाव, हम जब भी हमारे देश में कुछ डेवलप कर रहे हैं तो उसको विनिमय दर कुछ प्रभावित करता है, तो वो बुरी तरह से प्रभावित करता है। स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत प्राथमिक उद्देश्य स्थिरता को बनाए रखना होता था। राष्ट्रीय बाजार, रोजगार नीति, मूल्य स्तर जैसे अंतरिक्ष उद्देश्य गुण का मान लिया जाता था। मतलब जो भी रेट थे तो उस हिसाब से तो फिर क्या होगा, अब भाई विकास कर रहे हैं तो उस हिसाब से तो मजदूर भी काम भी करना चाहेंगे। तो ये सब असंभव होता था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, भ्रष्टाचार होता था दोस्तों। स्थिर विनिमय दर को बनाए रखने के लिए देश में अनेक नियंत्रण लगाए जाते हैं। अधिक नियंत्रण होने पर भ्रष्टाचार फैलने लग जाती है दोस्तों। भाई जो भी मजदूर काम करना चाहते हैं फिर वो हमको पैसे ज़्यादा होने चाहिए, ऐसा तैसा करके फिर लड़ाई होती थी, भ्रष्टाचार होता है। विनिमय दर में कभी कभी परिवर्तन मतलब हो जाता था। जो भी विनिमय दर परिवर्तन होते थे तो उसका आभासी मतलब दिखाई नहीं देता था वास्तविक, तो इसका भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। तो ये पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, मुझे भी मालूम है। विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए प्रति में जब भी देश की मुद्रा दुर्बल हो जाती है तो उसका अवमूल्यन करना आवश्यक होता था। जो भी मुद्रा कमज़ोर हो जाती है तो उसका मूल्य में परिवर्तन करना पड़ता है। अवमूल्यन कितना होना चाहिए, तो सामान्य दर का आभास न होने की दशा में अवमूल्य अधिक हो जाए तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो दुर्बल अवस्था में विनिमय दर की में परिवर्तन, दुर्बल अवस्था में है ना। तो ये है हमारे दोष हो गए।
तो हेलो गाइस, हम देखते हैं लोचदार विनिमय दर की जो हमने समझा दिया था। तो इसकी गुण देख लेते, इसके गुण है ना, इसके गुण देख लेते हैं ये किस तरह से लोचदार है। तो भुगतान संतुलन में साम्य स्वतंत्र आर्थिक नीति, भुगतान संतुलन लिखा हुआ है साम्य, भुगतान संतुलन में सामान्य मतलब लोच स्थिर जो भी मतलब परिवर्तनीय विनिमय दर है की दशा में अन्य राष्ट्रीय हितों जैसे राष्ट्रीय आय, मूल्य स्तर आदि की अपेक्षा किए बगैर भुगतान संतुलन सामान्य स्थापित करना संभव हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जो भी राष्ट्रीय आय है या मूल्य स्तर है, उसमें हम कुछ अपेक्षा किए हुए या उसके बगैर हम भुगतान कर सकते हैं आसानी से। ये उसके गुण भुगतान संतुलन में सामान्य। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्र आर्थिक नीति, विनिमय दर में लोचता होने पर कोई देश अपनी घरेलू आर्थिक नीतियाँ स्वतंत्रता पूर्वक बना सकता है। विनिमय दर में चेंज होने पर कोई भी राष्ट्र आराम से काम कर सकता है, अपने देश में स्वतंत्र है वो। मौद्रिक नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, थर्ड है जो भी मौद्रिक पॉलिसी, मौद्रिक नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन। हमारी एक देश हमारा, तो हम तो स्वतंत्र है, हम भी जो भी मुद्रा नीति चलाना चाहते हैं उसको हम मतलब कर सकते हैं, वो पॉलिसी लागू कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इसके गुण। अब इसके दोष देख लेते, क्या क्या दोष देखता हूँ मैं। दोष आर्थिक प्रभाव प्रतिकूल है ना, प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव। लोचपूर्ण विनिमय दर होने पर व्यापार में अविश्वास की भावना तो उदय हो जाती। तुमको मालूम है कहीं भाई रेट चेंज हो रहा है अलग, तो फिर महंगाई हो जाएगी वगैरह वगैरह। इजीली से लिस्ट कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। अगर दोस्त अमेरिका में हमें जाना है कोई सामान खरीदने, वहाँ पे एक्सचेंज रेट थी 5 रुपये। अब दोस्तों मुझे 5 रुपये में मैं खरीद कर ले आया हूँ, थोड़े समय में वो चेंज होकर 10 रुपये हो गई, 10% हो गई। तो फिर मुझे यहाँ पे सामान जो भी बेचना है वो मतलब असंभव हो जाता है, मुझे महंगा करके बेचना पड़ेगा फिर, नहीं तो मेरे को नुकसान होगा। तो व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मालूम है। भुगतान संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव, भुगतान संतुलन प्रतिकूल प्रभाव। ये दूसरा है भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव। भुगतान संतुलन में सामने मतलब जो भी नीति है उसको बनाए रखने के लिए उद्देश्य से मतलब जो भी नीति है उसको सामने बनाए रखने के उद्देश्य से हमें लोचपूर्ण विनिमय दर पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि उस पर नहीं रह सकते। यदि उस पर निर्भर रहे तो परिवर्तन हो जाता है, तो उसी दिशा में परिवर्तन अनुमान लगाना भी चाहिए तथा यह क्रिया प्रोत्साहन मिलता है तथा भुगतान संतुलन में असंतुलन स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो ये हो गया। थर्ड, जो भी विकासशील देश है उस पर प्रतिकूल प्रभाव। विकासशील देशों में विदेशी में बड़ी मात्रा में पूंजी तकनीक को आयात करना पड़ता है। विकासशील देश क्या करते, भारत में बड़े बड़े रॉकेट या कुछ भी विकास करने हैं तो कुछ मशीन कुछ सामान खरीदना पड़ेगा तथा जो भी टेक्नोलॉजी लग रही है उसको खरीदना पड़ेगा।
अगर विनिमय दर में स्थिर रहे तो ठीक है, नहीं रहा तो भाई हमें पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि महंगा हो सकता है कभी कभी ऐसा। तो ये हो गया हमारा निष्कर्ष। बोले तो दोस्तों, विदेशी विनिमय दर, लोकप्रिय विनिमय दर में अगर विदेशी विनिमय दर स्थिर रहती है तो कभी व्यापार में अच्छा रहता, कभी परिवर्तन होती है। तो दोस्तों यहाँ पे तो परिवर्तन होते हैं, तो कभी विदेश से जो भी सामान खरीद रहे तो उसमें हमारे व्यापार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः कहा जा सकता है कि लोकप्रिय विनिमय दर हमारे लिए, हमारे व्यापार के लिए अनुपयुक्त है, ठीक नहीं है। तो ये निष्कर्ष हो गया। तो दोस्तों, विनिमय दर को प्रभावित कौन करता है दोस्तों? तो सोचना यार, विनिमय दर को कौन कौन प्रभावित करता है। तो सोचना कि विनिमय दर हमें अमेरिका में कुछ सामान खरीदना है या डेवलपमेंट करना है, पूंजी लगाना है वहाँ पे, या कुछ सामान बेचना है तो हमें क्या आवश्यकता है। सोचना यार क्या क्या आवश्यकता है, वही आवश्यकता आपको निर्धारित करने वाले तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। कोई नहीं बताता होगा कि इस तरह से पढ़ना ऐसा। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ तुमको आराम से। तो दोस्तों क्या होगा यार, कीमतों में परिवर्तन। तो दोस्तों विनिमय दर को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होंगे? मैंने बोला कि क्या हो सकते हैं वो तत्व। अब वो तत्व है दोस्तों, ये है। फिर मतलब परिवर्तन क्या होगा उसमें। अगर परिवर्तन होगा तो क्या परिवर्तन कौन करता है? प्रभावित करने वाला विनिमय दर है, उसको कौन प्रभावित करता है? तो दोस्तों जो भी हमारी अवस्था है दोस्तों, वो होती विनिमय दर को प्रभावित करने वाली। तो वही परिवर्तन करेगी दोस्तों। जो हमें ज़्यादा आवश्यकता होगी तो विनिमय दर में को चेंज कर देंगे भाई, महंगी महंगी सस्ती। कभी सस्ती जो आवश्यकता नहीं होगी तो वो सस्ती सस्ती कर देंगे। ऐसे ये मतलब प्रभावित करने वाले जो है हमारे आवश्यकता है, वही लिख देना यार, क्या क्या हो सकते हैं प्रभावित करने वाले तत्व। तो वही सीधा सा कहा जा सकते हैं कि जो भी हमारी आवश्यकता है, तो उन आवश्यकता को देख के ही मतलब मार्केट में क्या होता है। अब देख लो कोविड-19 के सामान, किराना सामान कितना महंगा हो गया। कोविड-19 चला, सामान मतलब सप्लाई नहीं हो सका, सप्लाई नहीं हुआ, मटेरियल आ नहीं पाया बाज़ार में, मार्केट में। तो भाई सामान कम रहा, तो लोगों ने क्या करा, अब तेल को 100 मतलब दोस्तों 160 से डायरेक्ट 176 रुपये किलो हो गया। 176 रुपये किलो हो गया तेल। तो दोस्तों मैंने क्या बोला, कोविड-19 के चलते तेल में बहुत महंगाई हो गई। तो ये दोस्तों ये प्रभावित तो कर रहे हैं जो भी हमारी आवश्यकता थी तेल की। भाई हमें तो तेल चाहिए, और खाने वाला तेल चाहिए ना हमें। हमारी आवश्यकता क्या है, तेल। तो दोस्तों ये प्रभावित कर रहे कि नहीं? आवश्यकता ही ज़्यादा प्रभावित करेगी। जो ज़्यादा आवश्यकता है उसके में मूल्य में बढ़ोतरी कर देंगे, तो कीमतों में बढ़ोतरी, कीमतों में परिवर्तन, ये सब आते हैं दोस्तों विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो कीमतों में परिवर्तन, क्या अभी उदाहरण बताया, कोविड-19 के चलते तेल में चेंज हुआ दोस्तों। कितना चेंज हुआ ये लिख देता हूँ मैं, चेंज 160 से डायरेक्ट 176 रुपये हो गया, 76 रुपये, ये लिख लेना। आयात और निर्यात परिवर्तन। अरे आयात और निर्यात में परिवर्तन क्या होगा दोस्तों? अगर दोस्तों एक देश से आयात या निर्यात में परिवर्तन के परिणाम क्या होगा दोस्तों? विदेशी विनिमय की मांग या पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। देश क्या होगा, जैसे दोस्तों यदि देश में निर्यात उसके आयात से अधिक हो तो देश की मुद्रा की मांग बढ़ेगी, तो विनिमय दर देश में परिवर्तन हो जाएगा। इसके विपरीत क्या होगा दोस्तों, देश में आयात निर्यात से अधिक है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी, विनिमय दर में विपक्ष में हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो रहा है यहाँ पे, आयात निर्यात में परिवर्तन। अगर निर्यात दोस्तों, ये निर्यात है,
आयात से अधिक, इससे ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, आयात से ज़्यादा हो रहा है, तो विदेशी विनिमय दर है उसमें भी परिवर्तन होगा दोस्तों। तो मांग ज़्यादा बढ़ रही है दोस्तों, आयात से निर्यात ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, तो मांग ज़्यादा बढ़ रही है अपने यहाँ। कैसे, सॉरी, हमारे यहाँ ज़्यादा है तो दूसरे देश में ज़्यादा मांग हो रही होगी, तो जब भी तो ज़्यादा बिक रहा है, तो उसमें विनिमय दर में परिवर्तन होगा, तो मांगे बढ़ेगी वहाँ पे, तो विनिमय दर में भी परिवर्तन हो जाए, वो पक्ष में होगी। अगर निर्यात, क्या होगा, निर्यात कम हो जाएगा, मांग अधिक, तो दोस्तों क्या होगा, निर्यात कम मांग अधिक, तो भी क्या होगा दोस्तों, मुद्रा की मांग बढ़ेगी, फिर मुद्रा मतलब मांग ज़्यादा बढ़ेगी, विनिमय दर में विपक्ष की ओर चली जाएगी, फिर घाटा होगा। इस तरह से प्रभावित करती है। पूंजी का आवागमन, ये दूसरा हुआ, ये फर्स्ट हुआ। थर्ड, पूंजी का आवागमन। पूंजी का आवागमन क्या मतलब दोस्तों, जिस देश में विदेश से पूंजी आती है उस देश में मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, अमेरिका से हमारे इंडिया में आ रही है, रुपये आ रहे हैं, डॉलर वहाँ से डाले हुए चेंज करके हमारे यहाँ, तो हमें रुपये में हम मतलब हमको रुपये की बहुत आवश्यकता होगी दोस्तों। परिणाम में क्या होगा दोस्तों, विनिमय दर उस देश के पक्ष में हो जाएगा। जो भी विनिमय दर होगी तो वो अमेरिका के मतलब उसके अंदर अच्छा रहेगा उसके लिए। इसके विपरीत यदि देश में पूंजी देश से विदेश हो जाती है तो विनिमय दर की मांग बढ़ जाती है, विनिमय दर विपक्ष में रहती है, उसके विपरीत हो जाती है अमेरिका के लिए। तो पूंजी का आवागमन। फोर्थ तो लिखना दोस्तों, बैंकिंग संबंधी जो भी परिवर्तन हो रहे हैं ना दोस्तों, बैंकिंग संबंधी जो भी परिवर्तन है विनिमय दर को प्रभावित करते हैं दोस्तों। व्यापार बैंक देश विदेश में बड़ी मात्रा में बैंक ड्राम अन्य प्रकार के साथ मदद मिला है। तो दोस्तों बैंकिंग संबंधी प्रभाव क्या होगा, ये थोड़ा डिस्कस कर दिया। जो भी व्यापारिक बैंक है वो अपना चेक डालते हैं, कुछ भी साख पत्र जारी करते हैं, तो विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है, विनिमय दर की मांग बढ़ जाती है। तो दोस्तों विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती, इसके विपरीत बैंक ऊपर साख पत्र जारी करता है तो विदेशी मुद्रा बढ़ जाती है, मांग विनिमय दर पक्ष में हो जाता है। इसी तरह से चलते हैं दोस्तों बैंक की दर के हिसाब से। तो ये भी प्रभावित करते हैं, बैंक जिस हिसाब से देना चाह रही है उस हिसाब से काम चल रहा है, तो वो भी प्रभावित करती है विनिमय दर को। फिर सट्टा संबंधी प्रभाव। सट्टा संबंधी क्या हुआ दोस्तों, अल्पकाल में विनिमय दर में ऊंचा वजन होने के कारण सट्टे की क्रिया होती है दोस्तों, मालूम है सट्टा प्रभाव। सट्टा प्रभाव, संबंधी प्रभाव, सट्टे से संबंधित प्रभाव भी दोस्तों ये भी प्रभावित करता है विनिमय दर को। कभी कभी मात्रा में जो भी उसका मूल्य है विनिमय दर में, कभी ऊंचा हो जाता कभी नीचा हो जाता, इस तरह से हो जाता है, अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती बाजार में, तो ये भी प्रभावित करता है। स्टॉक आएगा दोस्तों, क्रय विक्रय संबंधी प्रभाव डालते हैं। राजनीतिक दशा होगी दोस्तों, राजनीतिक स्थिरता, मजबूत कार्यक्षमता, विदेशों में विनिवेश करना चाहती तो मांग बढ़ेगी, विनिमय दर में पक्ष में हो जाएगा। तो इसके विपरीत राजनीति में अगर चेंज हुआ तो दोस्तों उसके विपक्ष में हो जाएगी। राजनीतिक प्रभाव लिखना, राजनीतिक दशा हो सकती है, संरचना में परिवर्तन, जो भी कुछ भी संरचना बना रहे, स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों ये हो रहा हमारा विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर पार्ट या अध्याय या चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी ज़रूर कर देना, शेयर तो ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।